चलिए देखिए, सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, हमने पार्ट 1 इसका पढ़ा दिया है और पार्ट 2 हम जो होता है इसका अध्ययन कराएंगे। पार्ट 1 हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया था और पार्ट 2 हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए, ये जो क्वेश्चन बताएंगे ये यूपी पीसीएस है, आरओ एआरओ या यूपी ट्रिपल एससी सभी एग्जाम के लिए, लेकिन यूपी पीसीएस और एआरओ के लिए जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों का ही संग्रह है। आपको बता दें, इसको जरूर आप पढ़ के जाइए एग्जाम में। पहला है बौद्ध संगीतियों के बारे में चर्चा करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो होती कहाँ पर हुई थी, तो राजगिरी में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी राजगिरी में जो था 483 ईसा पूर्व में हुई थी। शासक कौन था, तो हरियक वंश के शासक थे। अजात शत्रु के संरक्षण में हुई थी। अध्यक्ष कौन कर रहे थे, तो महाकश्यप थे। इसमें आनंद ने सूत्र पिटक की रचना की, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का जो था समावेश है। ठीक है, इसमें आनंद ने जो होता है सूत्र पिटक की रचना की, जिसमें जो होता है बुद्ध के शिक्षाओं का जो होता है समावेश मिलता है। महाकश्यप ने, ठीक है, अध्यक्ष महाकश्यप थे। शासक हरियक वंश के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीतियाँ कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी, द्वितीय बौद्ध संगीतियाँ कहाँ पर हुई थी, तो वैशाली में हुई थी। द्वितीय 383 ईसा पूर्व में हुई थी। शासक शिशुनाग वंश के शासक थे कालाशोक। कौन सा वंश था, शिशुनाग वंश था। शासक कौन थे, कालाशोक थे। किसकी अध्यक्षता में हुई थी, सबकामी की अध्यक्षता में हुई थी। इसमें बौद्ध व्यवस्था के स्थिरवादियों और महासंघिकों में जो होता है विभाजित हो गया था। जो बौद्ध व्यवस्था थी वो स्थिरवादियों और महासंघिकों में जो होता है विभाजित हो गया था। किसके शासनकाल में, कालाशोक। ठीक है, इसके बाद जो होता तीसरी बौद्ध संगीतियाँ होती हैं पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र 250 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, शासक उसमें मौर्य वंश के शासक अशोक थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र तिष्य अध्यक्षता कर रहे थे। अभिधम पिटक का संकलन इसी परिषद में किया गया था। अभिधम पिटक का जो संकलन हुआ था तृतीय बौद्ध संगीतियों में किया गया था। ठीक है, और इसी परिषद में किया गया, और बौद्ध प्रचारकों को विभिन्न देशों में भेजा गया था। जो बौद्ध धर्म के प्रचारक थे उन्हें विभिन्न देशों में जो होता भेजा गया था। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। मौर्य वंश के शासक अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी। आगे देखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीत जो होता है कहाँ पर हुई थी, कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलबन, ठीक है, कुंडलबन में हुआ था। इस समय शासक जो था कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे। ठीक है, कुषाण वंश के शासक कनिष्क से। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, वसुमित्र और अशुघोष जो था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें बौद्ध धर्म जो था अनंत हीनयान और महायान में विभाजित हो चुका था। ठीक है, जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान में जो होता है पूर्णतः क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। किस अर्थात किस, आप क्वेश्चन पूछा जाता है हीनयान और महायान का विभाजन किस संगीत में हुई थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगीत जो था समिति में हुई थी। किसके शासनकाल था, कनिष्क के शासनकाल था। अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष कर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो पीसीएस में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने पार्ट 1 में पढ़ा है, पार्ट 2 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर पढ़िए जाइएगा। इसके बाद मौर्य काल के प्रशासन के बारे में पूछा जाता है, मंत्री और अधिकारी के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, समाहर्ता जो होते कौन होते थे, जो आय का संग्रह करते थे उन्हें समाहर्ता कहा जाता था। सन्निधाता किसे कहा जाता है, सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। प्रशासता किसे कहा जाता है, जो कारागार का अध्यक्ष होता था उसे प्रशासता कहा जाता था। नायक किसे कहा जाता था, नगर के अध्यक्ष को। नायक किसे कहा जाता था, नगर के अध्यक्ष को जो होता था नायक कहा जाता था। सीता अध्यक्ष किसे कहा जाता था, राजकीय भूमि के संरक्षक, जो राजकीय भूमि के संरक्षक को जो होता है सीता अध्यक्ष कहा जाता था। पड़ा अध्यक्ष किसे कहा जाता था, वाणिज्य विभाग का प्रमुख होता था, वाणिज्य विभाग का प्रमुख होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे याद रखिएगा। समाहर्ता आय का संग्रह करता था। सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष होता था। प्रशासता कारागार का अध्यक्ष होता था। नायक नगर का रक्षा अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि का संरक्षक होता था। पड़ाध्यक्ष वाणिज्य विभाग का प्रमुख होता था। ये मौर्य प्रशासन के मंत्री और अधिकारी थे। ठीक है, ये 4 स्टार का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है।
इसके बाद वैदिक कालीन के प्रशासन के बारे में बात करते हैं। वैदिक कालीन के प्रशासन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखते हैं। कुलपति कौन थे? परिवार के मुखिया को कुलपति कहा जाता था। ठीक है, जो परिवार का मुखिया होता था उसे कुलपति कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। जासूस या संदेशवाहक को स्पास कहा जाता था। जो जासूस होता था या संदेशवाहक होता था उसे स्पास कहा जाता था। चारागाहों के अधिकारी को ब्रजपात के लिए ब्रजपति कहा जाता था। ठीक है, जो चारागाह के अधिकारी थे वो ब्रजपति कहलाते थे। राजस्व संग्राहक जो होता था भागदह कहते थे, भागुदह कहा जाता था। पुलिस अधिकारी को जो होता था जीवगर कहा जाता था। लेखपाल जो होते थे उसे अवछपा कहा जाता या अछवपा कहा जाता था, अछवपा कहा जाता था। मुख्य न्यायाधीश को जो होता था अधापति कहा जाता था, अथापति, याद रखिएगा। देख लीजिए, परिवार का मुखिया कुलपति, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, जासूस या संदेशवाहक का मुखिया स्पास, बृहस्पति जो होता था चरागाहों का अधिकारी होता था, भागदह जो होता था राजस्व संग्राहक होता था, जीवग्रह जो होता था पुलिस अधिकारी होता था, अछवपा जो होता था लेखपाल होता था, और अथापति जो होता था मुख्य न्यायाधीश होता था। ये इंपॉर्टेंट है। और जो होता था संग्रहित्री जो होता था कोषाध्यक्ष होता था। बढ़ई को हम तक्षण कहा जाते थे। पलागला को जो था संदेशवाहक कहा जाता था। गोविंद काटना को जो था वनों का खेलों का रक्षक कहा जाता, वनों और खेलों का रक्षक कहा जाता था। ये सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूरे आप अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम में बैठेंगे। उत्तर प्रदेश की जो होता 8 महाजनपद क्षेत्र और उनकी राजधानियां के बारे में जानना जरूरी है। 16 महाजनपदों 16 जो जनपद थे उन 16 महाजनपदों में 8 जनपद जो होता था कहाँ पर मिलता है? उत्तर प्रदेश में होते हैं। और 16 महाजनपदों का जो होता है अंगुत्तर निकाय मुंडकोपनिषद में भी जो होता है इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अंगुत्तर निकाय। तो 8 महाजनपद की जो होता है राजधानियां उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहला जनपद मल्ल, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले में जो होता मल्ल थे। राजधानी इसकी कुशीनारा और पावा थी। मल्ल की राजधानी कुशीनारा और पावा थी। मल्ल का क्षेत्र किस किस राज्य में किस किस जिले में फैला हुआ है? तो देवरिया जिला में फैला है, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर, ये जो था मल्ल का क्षेत्र होता था। ठीक है, काशी काशी वाराणसी, ठीक है, काशी क्या थी? वाराणसी, काशी राजधानी खुद थी। ठीक है, काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल कौशल की राजधानी जो था उत्तरी कौशल और दक्षिण कौशल की राजधानी जो था अयोध्या। ठीक है, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल इसकी राजधानी अयोध्या थी। ये कहाँ कहाँ क्षेत्र में फैला था? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, 3 जिलों में जो था कौशल का क्षेत्र है, फैजाबाद, गोंडा और बहराइच। इसके बाद वत्स की राजधानी जो थी कौशाम्बी थी। ठीक है, और वत्स कहाँ कहाँ पर फैला है? इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले में। ठीक है, वत्स का क्षेत्र कहाँ पर है? इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले में होता। वत्स की राजधानी जो थी कौशाम्बी थी। इसके बाद जो था चेद की राजधानी बताएं तो इसकी राजधानी शक्तिमती थी। चेद की राजधानी शक्तिमती थी। चेद जो था अब बुंदेलखंड क्षेत्र है। ठीक है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र को हम चेद कहते थे। इसकी राजधानी कौन थी? शक्तिमती थी। इसके बाद पांचाल की राजधानी जो थी अहिछत्र या काम्पिल्य थी। ठीक है, अहिछत्र और काम्पिल्य थी। रुहेलखंड और पश्चिमी यूपी का क्षेत्र जो होता है पंचाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, पंचाल क्षेत्र के अंतर्गत जो होता आता है। इसके बाद सूरसेन की राजधानी कौन थी? मथुरा थी। ठीक है, ब्रजमंडल क्षेत्र अर्थात ब्रजमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो सूरसेन है वो ब्रजमंडल क्षेत्र के आता है। इसकी राजधानी सूरसेन की मथुरा थी। 8वीं थे कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु किस जिले में पड़ा? मेरठ और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, मेरठ और दक्षिण पूर्वी हरियाणा क्षेत्र में जो था। ठीक है, आगे देखेंगे। ईंधन गैस उनके घटक देखिए, सीएनजी में क्या भरा जाता? मीथेन और इथेन, याद रखना। सीएनजी गैस में क्या होता? मीथेन होता और इथेन होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीजी में क्या होता? ब्यूटेन और प्रोपेन, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता। कोल गैस में क्या होता? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड।
वाटर गैस की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। बायोगैस में बात करें तो मेथेन। बायोगैस में क्या होता है? मेथेन। प्राकृतिक गैस में बात करें तो मेथेन होता है। अल्प मात्रा में एथेन और प्रोपेन भी पाया जाता है। प्राकृतिक गैस में मेथेन होती हैं, लेकिन अल्प मात्रा में जो होता है एथेन और प्रोपेन भी पाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग सैयद वंश के शासकों के बारे में उल्लेख करते हैं। सैयद वंश का शासक जो था बहुत बार पूछा गया। पहला शासक खिज्र खां था, जिसे रैयत ए आला कहा जाता था। 1414 से लेकर 1421 तक इसका शासन था। खिज्र खां के बाद जो था मुबारक शाह आता है। 1421 से लेकर 1434 तक इसका शासन था। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह आता है। 1434 से लेकर 1445 तक इसका शासन था। इसके बाद जो था अलाउद्दीन आता है। अलाउद्दीन आलम शाह आता है, जो 1445 से 1451 ईस्वी तक शासन का था। तो पहले खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। ये जो था शासनकालीन का क्रम थे, याद रखना होगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन दोहराया गया। 3 बार पूछा गया पीसीएस में, इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया है समीक्षा अधिकारी पीसीएस में, उन पर हम सब पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या यहाँ से पूछा गया है? मध्यकालीन भारत के इतिहास और पुस्तकें आपसे पूछी गई। मध्यकालीन इतिहास की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक जो थे, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया ताज उल मासीर हसन, ठीक है, ताज उल मासीर किसकी है? हसन निजामी की, ठीक है। ये 2023 में ही पूछा गया था। ताज उल मसीर, ताज उल मसीर ये किसकी है? हसन निजामी की है। तबकात ए नासरी ये किसकी है? मिनहाजुद्दीन सिराज की है। तबकात ए नासरी मिनहाजुद्दीन सिराज की है। फवाद उल फवाद, फवाद उल फवाद किसकी है? अमीर हसन देहलवी, अमीर हसन देहलवी की है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की है। तारीख ए फिरोज शाही किसकी है? जियाउद्दीन बरनी की है। फुतहात है फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की है, ठीक है। फुतहात ए फिरोज शाही किसकी है? फिरोज शाह तुगलक की है। फुतहात उस सलातीन अब्दुल मलिक इसामी किसकी है? अब्दुल मलिक इसामी की। ये पुस्तकें जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। ये पूरे पुस्तक जो होता है बार बार पूछा जाता है। ताज उल मसीर हसन निजामी, तबकात ए नासरी मिनहाजुद्दीन सिराज, फवाद उल फवाद अमर हसन देहलवी, फिराज ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, फुतहात उस सलातीन अब्दुल मलिक इसामी, अब्दुल मलिक इसामी। ये पूरा क्वेश्चन था। आगे देखेंगे अमीर खुसरो के बारे में जो होता कुछ रचनाएं अमीर खुसरो की थी। आपको पता अमीर खुसरो एक ऐसा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है बेचारे, जो हर एग्जाम को जो होता है टच करते हैं। हर एग्जाम में अमीर खुसरो के बारे में सारे एग्जाम में जो होता है क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अमीर खुसरो, किराना उस सदेन, इसमें जो होता है बुखरा खां और उनके बेटे कैकुवाद के मिलन का वर्णन मिलता है, ठीक है। किराना है उस सदेन की जो रचना है अमीर खुसरो के द्वारा, उसमें बुखरा खां और उनके बेटे कैकुवाद के मिलन का वर्णन मिलता है। आरओ में इस 2023 में एआरओ में क्वेश्चन यही पूछा गया था। गलती नहीं करना है, एकदम सही सही क्वेश्चन को जो होता है हल करना है और नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, नोट्स से बना लीजिएगा। फिर इसके बाद जो होता है मिफ्ताह उल फतह, इसमें क्या होता है जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है, ठीक है। जो था मिफ्ताह उल फतह जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का जो था वर्णन मिलता है, सैन्य अभियानों का वर्णन मिलता है। खजाइन उल फुतह अलाउद्दीन खिलजी के शासन का वर्णन मिलता है, याद रखना। खजाइन उल फुतह है तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन का जो होता वर्णन मिलता है, किसमें? खजाइन उल फुतह में। फिर इसके बाद होता है नू सिपेहर में मुबारक शाह खिलजी की चटकारिता का पूर्ण वर्णन मिलता है। नूह
सिपेहर, नू सिपेहर में जो होता है मुबारक शाह की जो होता है, मुबारक खिलजी की जो होता है चटकारिता का जो होता है पूर्व जो होता है वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद होता आशिका, गुजरात के राजकरण की पुत्री देवल रानी, गुजरात की राजकरण की पुत्री किसकी, देवल रानी, और अलाउद्दीन के पुत्र खिजर खिज्र खान की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। आशिका में जो गुजरात के राजकरण की पुत्री थी देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां की जो था प्रेम कथा का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक है, और जो था तुगलकनामा, तुगलकनामा में क्या है, गयासुद्दीन तुगलक की विजय का चित्रण और खुसरो शाह के साथ उनके संघर्ष का वर्णन मिलता है। ठीक है, किसके साथ, गयासुद्दीन तुगलक विजय का चित्रण मिलता है और खुसरो शाह के उनके साथ जो था संग्रह का वर्णन मिलता है। ये तो था अलाउद्दीन खिलजी का। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो था आक्रमण और शासक कौन कौन थे, किसके शासन में किया गया था, ये इंपॉर्टेंट होता है। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके शासन में अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो कौन कौन शासन पे था। चलिए, देवगिरी पर पहली बार आक्रमण किया था 1296 में, उस समय शासक था रामचंद्र, उसमें शासक कौन थे, रामचंद्र थे। फिर उसके बाद गुजरात पे किए थे 1299 में, रायगढ़, फिर रणथंभौर पर किए थे हमीरदेव, फिर चित्तौड़ पर किए थे रतन सेन, फिर जो था मालवा पे किए थे 1305 में महलक देव, फिर देवगिरी पे किए थे रामदेव, फिर वारंगल पे किए थे रुद्रदेव का वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर द्वार समुद्र पर जब शासन किए थे होशेल वंश का मिलता है। ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो होता है आक्रमण करने वाले जो शासनकारी थे, जिसमें शासन थे, उसी का वर्णन है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट्स करिए और बार बार पढ़ने की कोशिश करिए आप। आगे देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में युद्ध, ठीक है, कौन कौन से युद्ध हुए थे। चलिए, औरंगजेब की जो था शासनकाल के युद्ध का वर्णन बताते हैं आपको। खानवा का युद्ध हुआ कब, जनवरी 1659 में, खानवा का युद्ध। बनारस के पास सुजा की हार हुई थी फरवरी 1658 ईस्वी में। धर्मत की लड़ाई हुई 1 अप्रैल 1658 में। समूहगढ़ की जो था लड़ाई हुई मई 1658 में। ठीक है, 1658 में 3 लड़ाइयाँ मानी जाती। बनारस का पास सुजा की हार हुई थी, धर्मत की लड़ाई हुई थी, समूहगढ़ की लड़ाई हुई थी, और पहला युद्ध जो होता है और जो था खाजवा का जो था युद्ध हुआ था जनवरी 1659 में। यह औरंगजेब के शासनकाल का युद्ध था। ठीक है, और एक लड़ाई हुई थी देवराय की लड़ाई, ठीक है, 1659 ईस्वी में। ठीक है, अब देखेंगे कांग्रेस के पूर्व जो होता है, कांग्रेस के पूर्व स्थापित संस्थाएं थी। 1885 के पहले भी बहुत सारे संस्थाएं बनी थी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ये 4 स्टार का सवाल है। देखेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1666 में लंदन में हुआ था। इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी। संस्थापक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में 1866 में हुई थी और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। फिर इंडिया सोसाइटी 1872, इंडिया सोसाइटी कब हुई थी, 1872 में। कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। संस्थापक कौन थे, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। ठीक है, इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, लंदन में हुई थी। कब हुई थी, 1872 में हुई थी। संस्थापक कौन थे, आनंद मोहन बोस। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, 1876 में कलकत्ता में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, 1876 में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, आनंद मोहन बोस और एस एन बनर्जी, एस एन बनर्जी इसके संस्थापक थे। पूर्व सार्वजनिक सभा 1870 में पूना में हुई थी, जो तो पूर्व पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में पूना में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, एस एच जो होता है चिपलुकर, ठीक है, चिपलुकर, और जीवी जोशी और एम जी रनाडे, एम जी रनाडे, ज़्यादा नाम आता है एम जी रनाडे का। ठीक है, जीवी जोशी और एम जी रनाडे, ये इसके संस्थापक थे। ठीक है,
अब जो होता क्वेश्चन पूछा जाता कि कौन इनमें पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक में नहीं आते हैं, तो इन तीनों लोगों का नाम आपको याद होना चाहिए, तभी आप जो होता है पता कर पाएंगे कौन इसमें आते कौन सा नहीं आते। आगे देखेंगे, मद्रास महान सभा, मद्रास महाजन सभा 1884 में कहाँ पर हुआ था स्थापना? चेन्नई में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? जीएस अय्यर, एम बिरंगवाचारी और आनंद चारुलू, आनंद चारुलू, ठीक है। जीएस अय्यर, एम बिरंगवाचारी और आनंद चारुलू, ये इसके स्थापक थे। इसके बाद जो था बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1885 में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में कहाँ? मुंबई में, मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखना। बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना बम्बई में 1885 में हुई थी। संस्थापक फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब, ये बहुत नाम याद करना। इन दोनों का जो होता नाम अपने दिमाग में रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जा सकता संस्थापक में, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण जनजाति जो विद्रोह हुआ था उनके बारे में, जनजाति विद्रोह का मिलान करने के लिए आपको आता है पीसीएस में, जो जनजाति विद्रोह है इनका मिलान करने के लिए आता है बार बार। तो चलिए बताते हैं आपको। सन्यासी विद्रोह 1763 में, पाइक विद्रोह 1817 में, भील विद्रोह 1818 में, छोटा नागपुर का विद्रोह 1822 में, रामोसी विद्रोह 1822 में, अहोम विद्रोह 28 में, बहावी विद्रोह 1830 में, कोल विद्रोह 1831 में, ठीक है। फिर और विद्रोह है कूका विद्रोह, ठीक है, देखेंगे और भी बहुत सारे विद्रोह हैं। कोल विद्रोह 1831, कूका विद्रोह 1840, संथाल विद्रोह 1855, मुंडा विद्रोह 1895, ताना भगत विद्रोह 1914, एका विद्रोह 1921, मोपला विद्रोह 1921, रामपा विद्रोह 1922। ये सभी जनजातीय विद्रोह होते हैं, ठीक है। ये आपका सन जो होता है मिलाने के लिए आएगा, जो सन है। फिर से एक बार देख लेते हैं सन्यासी विद्रोह को। सन्यासी विद्रोह 1863, पाइक विद्रोह 1817, भील विद्रोह 1818, छोटा नागपुर का विद्रोह 1920, रामोसी विद्रोह 1822, अहोम विद्रोह 1828, बहावी आंदोलन 1830, कोल विद्रोह 1831, कूका विद्रोह 1840, ठीक है। इसके बाद जो होता है संथाल विद्रोह 1855, मुंडा विद्रोह 1895, ताना भगत आंदोलन 1914, एका आंदोलन 1921, मोपला विद्रोह 1921, रंपा विद्रोह 1922, ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखिए 1857 की विद्रोह की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये तिथि आपसे पूछता है, ठीक है। तिथि बहुत पूछता है। 1857 की विद्रोह की तिथियां पीसीएस में भी पूछा गया है और समीक्षा में भी पूछा गया, आरओ में भी पूछा गया। ये जो होता है तिथियां बहुत बार बार तिथियां जो होता पूछता है। तो बैरकपुर में कब हुई थी? 29 मार्च 1857 को, ठीक है। इसका विद्रोह बैरकपुर में विद्रोह हुआ था 29 मार्च 1857 को। किसने किया था? मंगल पांडे। लखनऊ में विद्रोह हुआ 4 जून 1857 को, बेगम हजरत महल, ठीक है। लखनऊ में 4 जून 1857 को जो था बेगम हजरत महल जो होता है संस्था। झांसी में जो हुआ जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई। मेरठ में जो हुआ 10 मई 1857 को कदम सिंह, ठीक है। मेरठ में 10 मई 1857 को कदम सिंह। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहेब, ठीक है। कानपुर में जो होता 5 जून 1857 को किसने किया? अर्थात नाना साहेब ने किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बहुत बार मिलान करने के लिए आता है। कानपुर 5 जून, मेरठ 10 मई, झांसी जून 1857, लखनऊ 4 जून और 29 मार्च को बैरकपुर मंगल पांडे, ठीक है। आगे देखेंगे राजा राम मोहन राय से संबंधित तथ्य। आपको पता है कि राजा राम मोहन राय के क्वेश्चन जो होता पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय से संबंधित जो होता प्रश्न क्या क्या आते हैं उसके देख लेते हैं। देखिए राजा राम मोहन से संबंधित प्रश्न के बारे में।
1809 में एकेश्वरवाद का उपहार पुस्तक लिखा था उन्होंने। एकेश्वरवाद का उपहार उन्होंने पुस्तक लिखा 1809 में। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1814 में जो होता है आत्मीय सभा की स्थापना की। 1817 में डेविड हेयर के साथ हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1817 में डेविड हेयर के साथ जो होता है हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1820 में प्रिंसेप ऑफ जीसस पुस्तक लिखे थे। प्रिंसेप ऑफ जीसस पुस्तक लिखे थे 1820 में, प्रिंसेप ऑफ जीसस पुस्तक। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की, अर्थात 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म सभा अर्थात ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ सती प्रथा का उन्मूलन किए थे। ठीक है, 1829 में जो होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ जो होता है सती प्रथा का उन्मूलन किए थे। ठीक है, सती प्रथा का जो होता उन्मूलन किए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इतना कार्य जो होता राजा राम मोहन राय से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1809 में एकेश्वरवाद की उपहार पुस्तक लिखी। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1817 में डेविड हेयर के साथ हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1820 में प्रिंसेप ऑफ जीसस पुस्तक लिखी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा की स्थापना की। 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ जो था मिलकर सती प्रथा का उन्मूलन किया था। आगे देखेंगे किसान सभा आंदोलन। किसान सभा आंदोलन से क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किसान सभा आंदोलन से क्वेश्चन क्या आता है। पहला अवध किसान सभा। अवध किसान सभा कब 1920 में कहां पर, प्रतापगढ़ में, याद रखना। इसके स्थापना किसने किया था, बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसकी स्थापना बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुई थी, प्रतापगढ़ में हुई थी। इसकी स्थापना बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। दूसरी जो होता है किसान आंदोलन, संयुक्त प्रांत किसान सभा 1918 में लखनऊ में हुआ था। संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में लखनऊ में हुआ था। किसने किया था, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र, इसके संस्थापक थे। इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र, गौरी शंकर मिश्र इसके क्या थे, संस्थापक थे। आगे देखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा 1936। ये तीनों क्वेश्चन पूछा जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा 1936, इसके संस्थापक कौन थे, लखनऊ में हुआ था, सहजानंद सरस्वती के द्वारा गठित किया गया था। ये आपके आरओ में पूछा गया था, पता है आपको। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ में सहजानंद सरस्वती के द्वारा गठित की गई थी। इसके संस्थापक में देखेंगे, अगर सदस्य में देखेंगे नेता कौन कौन थे, एनजी रंगा, EMS नामुंद्री पाद, पंडित नरेंद्र देव जैसे प्रमुख नेता इसमें शामिल थे। ठीक है, तो किसान सभा तीन याद रखेंगे, अवध किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, ये तीनों याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे देखेंगे कीटभक्षी पौधा कौन से होते, कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे में नाइट्रोजन की अनुपस्थिति होती है। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए कीटों को अपनी सुगंध से आकर्षित कर उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन की अनुपस्थिति होती है। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए कीटों को अपनी सुगंध से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं और उनका क्या कर देते हैं, भक्षण करते हैं। जैसे कौन पौधे होते हैं, नेफंथीस अर्थात पीचर प्लांट, ड्रोसेला, संड्यूज जिसे कहा जाते हैं, डायोनिया, सेरोसेनिया, ब्यूटिकुलेरिया या आप ब्लेडर वर्ट भी कह सकते हैं। ये जो होते हैं कौन से पौधे होते हैं, कीटभक्षी पौधे होते हैं। आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स उनके कार्य भी पूछे जा सकते हैं। हार्मोन्स बार बार क्वेश्चन, हार्मोन्स जो होता है बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस में। हार्मोन्स को जो होता है तीन हार्मोन्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है एस्ट्रोजन, यह प्रजनन, मासिक धर्म और रजनोनिवृत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। एस्ट्रोजन याद रखना।
एस्ट्रोजन जो होता है ये प्रजनन के लिए और मासिक धर्म चक्र और रजोनिवृत्ति के लिए जो होता है जिम्मेदार माना जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा तभी जो होते हैं प्रजनन क्रिया होगी, मासिक धर्म आपका से होगा और रजोनिवृत्ति होगी। ठीक है। एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये भी महिलाओं में निकलता है, एक गर्भावस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों जो होता है महिलाओं में होता है। दोनों हार्मोन्स कहाँ निकलता है? महिलाओं में निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य गर्भावस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एस्ट्रोजन का कार्य जो होता है मासिक धर्म रजोनिवृत्ति में प्रजनन के लिए रखा जाता है। फिर इसके बाद जो होता है प्रोलैक्टिन जो होता है, प्रोलैक्टिन जो होता है ये बच्चों के जन्म के बाद स्तनपान कराने के लिए हार्मोन्स महिला के प्यूटरी ग्रंथि से द्वारा रिलीज होता है। जो प्रोलैक्टिन होता है, लैक्टिन मतलब दूध पाए, दूध में जो होता है लैक्टिन पाया जाता है तो उससे बना है प्रोलैक्टिन। ठीक है। बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने के लिए ये हार्मोन्स जो होता है महिलाओं के प्यूटरी ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है जिससे वो बच्चे को दूध पिला सके। इसी के द्वारा टेस्टोस्टेरोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुषों में होता है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुषों में होता है जो प्रजनन ऊतक टेस्टीज और प्रोस्टेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखना, जो प्रजनन के ऊतक टेस्टीज और प्रोस्टेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? टेस्टोस्टेरोन। और देखेंगे इंसुलिन, आप जानते हैं ये ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन्स क्या आता है? इंसुलिन। ये ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, इंसुलिन। ठीक है। तो 5 हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ये 2 महिलाओं में, प्रोलैक्टिन भी महिलाओं में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये पुरुषों में पाया जाता है, इंसुलिन सभी में पाया जाता है। पादप हार्मोन्स और उसके कार्य कुछ इंपॉर्टेंट है। कुछ पादप हार्मोन्स होते हैं, ये तो जंतुओं का हार्मोन्स हो गए। कुछ पादप हार्मोन्स के बारे में चर्चा करते हैं, क्या होते हैं। पादप हार्मोन्स देखिए, ऑक्सिन पहला होता ऑक्सिन, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, कोशिका विभाजन में सहयोग, पौधों की गतियों को नियंत्रण, पत्तियों को गिरने से रोकना, बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायता करता है। ऑक्सिन यदि क्या करता है? जो पौधे लंबे नहीं होते उनकी वृद्धि करता है, कोशिका विभाजन में सहयोग करता है, पौधों की गतियों पर जो होता है नियंत्रण करता है, पत्तियों को गिरने से जो होता है रोकता है, बीज रहित जो होता है फलों को उत्पादन में जो होता है ये सहायता करता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन जो होता है, ऑक्सिन हार्मोन। दूसरा जो होता है पादप में जिब्रेलिन पाया जाता है, जिब्रेलिन हार्मोन पाया जाता है जो बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक होता है। जो तो बीजों के शीघ्र अंकुरण में सहायक होते हैं। बौने पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, जो बौने पौधे होते हैं उसकी लंबाई में वृद्धि करता है। पौधों की पत्तियों को चौड़ी करने में सहायता करना। ठीक है। जो पौधे की पत्तियां होती है उसे चौड़ी करने में क्या करता है? सहायता करता है। कौन? जिब्रेलिन। अगला होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या होता है? हार्मोन्स, पादप हार्मोन्स। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। साइटोकाइनिन प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। कोशिकाओं एवं तनों की लंबाई में पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि करता है। ठीक है। पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि करता है। जड़ों एवं पत्तियों को वृद्धि रोकने में जो होता है सहायक है और अंकुरण के समय उत्प्रेरक उत्पन्न करता है। ठीक है। जड़ों एवं पत्तियों की वृद्धि रोकने में सहायक है और अंकुरण के समय जो होता है उत्प्रेरक जो होता उत्पन्न करता है, उसे साइटोकाइनिन कहा जाता है। एब्सिक अम्ल, एब्सिक अम्ल वृद्धि रोधक होता है, एबीसी कहा जा सकता है, इसे हार्मोन्स का नाम दिया जाता है एबीसी। ठीक है। एब्सिक अम्ल ये पत्तियों और फूलों को खोलने और बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ये पत्तियों और फूलों के जो होते हैं खुलने और बंद करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पतझड़ की क्रिया को प्रोत्साहित करना और पौधों में वृद्धि दर को जो होता है कम करना। पौधों की वृद्धि दर को क्या करना? कम करना। इसे कहा जाता है एब्सिक अम्ल। ये पादप हार्मोन्स जो होते हो गए। कौन कौन? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिक अर्थात एबीसी हार्मोन्स। ठीक है। अब इसके बाद जो होता है महत्वपूर्ण विटामिन आपसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, विटामिन और उनसे कमी होने वाले रोग आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन में।
कौन से विटामिन और उनके कमी से होने वाले रोग के बारे में चर्चा की जाती है। चलिए देखते हैं। विटामिन ए का नाम जो होता है, रासायनिक नाम रेटिनाल है। रतौंधी या आप कह जाते जीरप्थेल्मिया, ठीक है, थेल्मिया, जीरप्थेल्मिया संक्रमण से प्रति जो होता है प्रभाविता होती है इसमें, ठीक है, रतौंधी या जीर। अब देखिए रतौंधी सबसे मेन होता है रेटिनाल के कारण। विटामिन बी 1 का नाम थायमीन है। इसमें क्या होता है, वृद्धि का रुकना, भूख और वजन का घटना, बेरी बेरी रोग होना, थकान का होना और पेट की खराबी करना। पेट की खराबी किसकी होती है, विटामिन बी 1 अर्थात थायमीन के कारण होता है। इसके बाद विटामिन बी 2 जो होता है देखेंगे। विटामिन बी 2 जो होता है राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है, अर्थात राइबोफ्लेविन। ये जीभ पर छाले पड़ जाना, जीभ पर क्या होता है, छाले पड़ जाना, असमय बुढ़ापा आना, इसका प्रकाश ना सह पाना, ये राइबोफ्लेविन कहलाता है। प्रकाश को सह ना सह पाना, ये राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2 की कमी। विटामिन बी 3 जो होता है नियासिन होती है। नियासिन जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी होना, पाचन क्रिया में गड़बड़ी होना, ये विटामिन 3 का होता है। नियासिन विटामिन 3 की क्रियाएं होती हैं। आगे देखेंगे विटामिन बी 5 पेंटाथोनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। जैसे इससे क्या होता है, विटामिन बी कमी से पेशियों में लकवा या पैरों में जलन होती है, ठीक है, पेशियों में लकवा होता है या पैरों में जलन होती है। पेंटाथोनिक एसिड विटामिन बी 5 पेंटाथोनिक एसिड। विटामिन बी 6 पायराडॉक्सिन जो था, पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी 6 पायरिडॉक्सिन, ये त्वचा रोग होता है, मस्तिष्क को ठीक से काम ना करना और अनीमिया रोग हो जाता है। मस्तिष्क से ठीक काम ना करना और अनीमिया रोग हो जाता है, ठीक है, ये विटामिन बी 6 कारण पैराडॉक्सिन। आगे देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग क्या होता है, रोग देखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। अमीबा से क्या होता है, अमीबा पेचिस किससे होती है, अमीबी पेचिस एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, ठीक है। पेचिस रोग जो होता है किसके द्वारा होता है, एंट अमीबा या हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा पेचिस रोग हो जाता है। लिस्मैनिया या डोनोवानी के कारण जो होता है काला अजार नामक रोग होता है, ठीक है। लिस्मैनिया डोनोवानी के द्वारा काला अजार नामक रोग होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी, इसके कारण क्या होता है, मलेरिया रोग हो जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा मलेरिया रोग होता है। ट्रिपनोसोमा ब्रूसी निद्रा रोग होता है। ट्रिपनोसोमा ब्रूसी निद्रा रोग होता है। ये चारों क्वेश्चन जो होते हैं आपके पीसीएस में पूछे जाते हैं बार बार, इसलिए जो होता है आपको रिपीट कर दिया गया, ठीक है। आगे देखेंगे गरीबी मापन की समितियां, गरीबी मापन की समिति के बारे में बता रहे हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पहली समिति की बात करें गरीबी मापन की, अलग समिति 1979 में बनाई गई थी, अलग समिति। पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी मापन किया गया था। पोषक तत्व के आधार पर गरीबी मापन जो होता किया गया था अलग समिति में। न्यूट्रिशनल वैल्यू 2400 किलो कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र में के लिए था और 2100 किलो कैलोरी जो था शहरी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया गया था, ठीक है। मतलब 2400 किलो कैलोरी जो होता ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी और 2100 कैलोरी जो ऊर्जा शहरी क्षेत्रों के लिए रखा गया था, अलग समिति के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद जो होता है लकड़वाला समिति आई। लकड़वाला समिति 1993 में आई थी। अपनी रिपोर्ट राज्य के विशिष्ट गरीबी रेखाएं बनाए जानी चाहिए और इन्हें शहरी क्षेत्रों में CPI IW और ग्रामीण क्षेत्रों में CPI AL का उपयोग करके इन्हें अद्यतन किया जाना चाहिए, इन्होंने दिया था लकड़वाला समिति। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है तेंदुलकर समिति 2009 में जो बनाया गया था, ठीक है। यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। इन्होंने शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के संदर्भ में गरीबी रेखा को 1000 रुपये प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 816 रुपया प्रति माह निर्धारित किया था। अब दिमाग लगाओ, इनको तो उठा के गोली मार देना चाहिए ऐसे लोगों को जो 1000 रुपया कमाए, 450 रुपये का रिचार्ज, 816 रुपये में कौन से बेचारा कई परिवार खाएगा। ये जो होता है एकदम बेवकूफ। अलग तेंदुलकर समिति, इनका विरोध भी हुआ था,
ठीक है, इनका विरोध भी हुआ था। आगे देखेंगे, रंगराजन समिति 1914, 2014, ठीक है, 2014, रंगराजन समिति 2014। अखिल भारतीय स्तर पर जो था ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये प्रतिमाह, देख लीजिए, मतलब 32 रुपया प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति जो होता है गरीबी रेखा से ऊपर होगा। इससे कम कमाएंगे तो आप गरीबी रेखा के नीचे कहे जाएंगे। बताओ 32 रुपये का कौन खाना मिलेगा इस समय 2014 में, देख लीजिए। शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपया प्रतिमाह अर्थात 47 रुपया प्रतिदिन निर्धारित किया गया था, 47 रुपया प्रतिदिन निर्धारित किया गया। अगर इससे कम कमाते हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर। बताओ एक दिन का 47 रुपया, 32 रुपया ये लोग बनाए थे, गरीबी को मापर करने चले थे। बेरोजगारी के प्रकार देखिए, बेरोजगारी के प्रकार देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समीक्षा में बार बार पूछा जाता है बेरोजगारी के प्रकार में। पहला बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी, यह बाजार में उत्पन्न मंदी के कारण मांग की कमी से उत्पन्न होती है। बाजार में जो होता है उत्पन्न मंदी के कारण होता है मांग की कमी से उत्पन्न होती है और मांग के बढ़ने पर समाप्त हो जाती है, जैसे विकसित देशों में होती है। चक्रीय बेरोजगारी कहाँ होती है? विकसित देशों में होती है, ठीक है। बाजार में अगर मंदी है, मांग की कमी होने लगती है और मांग के बढ़ने पर जो होता है ये रोजगारी जो होता है समाप्त हो जाती है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। दूसरी चीज घर्षण जनित बेरोजगारी, एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार को प्राप्त करने की मध्य की अवधि को घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। मतलब एक रोजगार कर रहे हैं और फिर दूसरे रोजगार जो होता है प्राप्त करने के मध्य की अवधि जो होती है, कहने का मतलब दूसरा रोजगार खोज रहे हैं उसके बीच की जो समय होता है उसको कहा जाता है घर्षण जनित बेरोजगारी कहा जाता है। फिर होती है संरचनात्मक बेरोजगारी, कौशल की कमी, योग्यता का रोजगार के अनुरूप काम ना मिल पाने की स्थिति, ठीक है, कौशल की कमी योग्यता, ठीक है, कौशल की कमी योग्यता रोजगार के अनुरूप काम ना मिल पाने की स्थिति में जो होता है संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। एक रोजगारी होती है बहुत जो होता है भारत में पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र के अनुसार काम अथवा शेष समय में बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र के मौसम के अनुसार जो होता है काम और शेष समय में बेरोजगार जो होता है। कृषि के समय तो आप रोजगारी करते हैं, फिर इसके बाद जो होता है आप बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, किसी काम की आवश्यकता से अधिक लगे हुए लोग जिनको निकालने पर उत्पादन के स्तर समान रहे उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये भी कृषि में होती है। जैसे कोई अगर एक बिस्सा जो होता है एक बिस्वा खेत में जो होता है प्याज का रोपण कर रहा है, प्याज जो होता लगा रहा है, तो वहाँ पर जो होता है एक आदमी के काम है या दो आदमी के काम है, लगे हुए 5 आदमी हैं तो 3 आदमी यहाँ का फालतू है। अगर इन 3 आदमियों को निकाल दिया जाए तो 2 आदमी एक बिस्वा को रोप देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। चलिए अगला है पंचवर्षीय योजनाओं से प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र। पंचवर्षीय योजना आपको पढ़ाई जाएगी, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पीसीएस में समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है उन पर जो होता है हम गौर करेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। कौन सा मॉडल था? हैरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है। प्राथमिकता क्या थी? कृषि की प्राथमिकता दी गई, कृषि की प्राथमिकता थी, पहले हमें थी कृषि की प्राथमिकता। इसके बाद जो होता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है 1956 से 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है? तो महालनोबिस मॉडल पर है। इसकी प्राथमिकता थी उद्योग क्षेत्रों की प्राथमिकता, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई थी। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में जो होता हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 में किसके मॉडल पर था? गाडगिल मॉडल पर था। तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर था। कृषि और उद्योग 1964 से पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से जो होता है बोकारो में आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। 1964 में जो होता है सोवियत संघ के सहयोग से जो होता है बोकारो में जो होता है आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी। इसके बाद जो होता है चौथी पंचवर्षीय योजना
1969 से 1974 तक चला था। स्थिरता के साथ विकास, आय में असमानताओं को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। स्थिरता के साथ क्या करेंगे, हम विकास करेंगे और आय में असमानताओं को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक ले चली गई। इसमें क्या क्या था, गरीबी उन्मूलन और जनसंख्या नियंत्रण की बात कही गई थी। गरीबी उन्मूलन और जनसंख्या नियंत्रण जो था पहली प्राथमिकता थी। ठीक है, पांचवी पंचवी कि गरीबी को खत्म किया जाएगा और जनसंख्या को नियंत्रण किया जाएगा, इसलिए पहली प्राथमिकता इसे मानी जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे स्थित शहर कौन कौन है? उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे स्थित शहर कौन है? गोमती नदी, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। गोमती नदी के किनारे कौन कौन है? लखनऊ है, जौनपुर है और सुल्तानपुर है। यमुना नदी के किनारे कौन है? कौशाम्बी, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, हमीरपुर। कौशाम्बी, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, हमीरपुर, यमुना नदी पर। राप्ती नदी पर कौन कौन है? गोरखपुर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। राप्ती नदी पर गोरखपुर, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती। गंगा नदी पे कौन कौन है? बिठूर, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कानपुर और मिर्जापुर और भी हैं। ठीक है, बिठूर नदी, गंगा नदी पर बिठूर कानपुर में पड़ता है। बिठूर, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, कानपुर और मिर्जापुर, ये जो होता है गंगा नदी पर। ये चार नदियां आपको याद करना जरूरी है, गोमती, यमुना, राप्ती और गंगा। इसके बाद जो होता है मुगल शासक के उत्तरवर्ती मुगल शासक की चर्चा करते हैं। उत्तरवर्ती मुगल शासक के बारे में करते हैं चर्चा। चलिए मुगल शासक में देखा जाए, बहादुर शाह 1207 से लेकर के 1712 तक शासन किया। शाह ए बेखबर इसे कहा जाता था, शाह ए बेखबर। उसके बाद जहादार शाह आया। ठीक है, 1712 से 1713 तक शासन किया, 1 साल किया। ऐसे कहा जाता था लंपट मूर्ख। क्या कहा जाता था इसे? लंपट मूर्ख कहा जाता। इसके बाद फारूक शियर आया 1713 से 1719 तक। इसे घृणित कायर कहा जाता था। ठीक है, फारूक शियर को क्या कहा जाता था? घृणित कायर कहा जाता था। इसके बाद मोहम्मद शाह आता है 1719 से 1748 तक शासन किया। इसे रंगीला कहा जाता, रंगीला बादशाह कहा जाता। ठीक है, मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता था? रंगीला बादशाह। अहमद शाह आता है 1748 से 1754 ईस्वी तक। फिर आलमगढ़ द्वितीय आता है 1754 से 1759 तक। शाह आलम द्वितीय आता है 1759 से 1809 तक। फिर अकबर द्वितीय आता है 1809 से 1806 से 1837 तक, अकबर द्वितीय। फिर जो होता है बहादुर शाह जफर आता है 1837 से लेकर के 1857 ईस्वी तक बहादुर जफर आया। ये था आपके किसके शासनकाल? मुगल शासक काल, उत्तरवर्ती मुगल शासक काल के बारे में। आप देखते हैं मराठों का काल में काल में पेशवा। मराठों के काल में जो होता है पेशवा, अर्थात पेशवा के बारे में जानकारी लेंगे। मराठों के काल में कौन कौन शासन किया था। चलिए पहला मराठा शासक देखेंगे, बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी तक पहला शासन किया। फिर बाजीराव प्रथम 20 से 40। फिर बाजीराव, फिर आया बाजीराव 1740 से 1761। फिर नाना साहब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, नाना साहब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 को। इसके बाद शासनकाल किया माधवाराव प्रथम 1761 से 72 तक। नारायण राव 1772 से 73 तक। इसके बाद माधव नारायण राव 1774 से 1795 तक। फिर इसके बाद बाजीराव द्वितीय 1795 से 1818 तक। ये शासनकाल इनका, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव,
नाना साहब युद्ध हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 4 अप्रैल 1761 को। माधवा राव, नारायण राव, माधव नारायण राव, बालाजी द्वितीय। ठीक है, इसे लिखिए अंग्रेज और मैसूर के युद्ध। ठीक है, मैसूर के शासक और अंग्रेज के युद्ध हुआ था। देखिए पहला जो होता युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 1769। ठीक है, 1767 से 1769 के बीच हुआ था आंग्ल मैसूर युद्ध। मद्रास की इस पर संधि हुई थी। हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर बैरल लस्ट के बीच अंग्रेजों की जो होता हार हुई थी, अंग्रेजों की हार हुई थी। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेज गवर्नर बैरल लिस्ट के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज क्या हुआ था, हार गया था। फिर इसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ 1780 से 84। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। मंगोल की संधि हुई। हैदर अली और अंग्रेज वारेन हेस्टिंग के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलेंगे, हो गया। हैदर अली और अंग्रेज जो थे वारेन हेस्टिंग के बीच हुआ था, कौन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। मंगलौर की इसमें संधि हुई थी। तीसरा युद्ध देखेंगे, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से लेकर के 92 तक, 1790 से 92 तक। संधि कौन हुई थी तृतीय युद्ध में, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक है, किसके बीच में लड़ा गया, टीपू सुल्तान और अंग्रेज लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच जो था लड़ाई के संधि के द्वारा समाप्त की गई थी। किसके, कौन कौन के बीच जो था संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो होता, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच में हुई, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच जो होता है संधि को जो होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि कहा जाता है। फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, चौथा भी युद्ध हुआ 1797 से 1799 तक। किसके बीच में लड़ा गया, टीपू सुल्तान और अंग्रेज लॉर्ड बेलेजली के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेज लॉर्ड बेलेजली के बीच हुआ था, जिसमें टीपू की हार हुई और युद्ध में वह दिवंगित हो गया और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था। टीपू के कहा जाए कि मैसूर का अंतिम शासक जो था टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान के बाद जो था मैसूर का जो था पतन माना जाता है। इसके बाद जो होता है ब्रिटिश सरकार का उस पर कब्जा हो गया था, अर्थात उस पर लॉर्ड वेलेजली का जो था कब्जा हो गया था। ठीक है, यहाँ पर मैं आखिरी युद्ध था। चलिए, ये आपका आखिरी हेडिंग आपको है आधुनिक भारत में घटनाओं का प्रमुख क्रम। आपको मिलता रहेगा। हमने बताया कि आपको एग्जाम में पीसीएस को जो मोस्ट क्वेश्चन है एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, बस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है आधुनिक भारत में घटनाओं का प्रमुख क्रम। चलिए, ये मिलान करने के लिए सन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्स मिशन कब आया, मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया, 8 अगस्त 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सितंबर 1942। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को। सी राजगोपालचारी फार्मूला मिला 1944 को, मार्च 1944 को। बेबल योजना 14 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 2045 के बीच हुई थी शिमला सम्मेलन। ठीक है, आगे देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा नवंबर 1945 में चला था। नौसेना विद्रोह हुआ था 8 से 23 फरवरी 1946 को। नौसेना विद्रोह 8 से 23 फरवरी 1946 को। इटली की घोषणा हुई थी 15 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, 24 मार्च 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को, सभी लोग जानते हैं। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को। ये पूरा क्वेश्चन आपको याद करना है, तभी आप एग्जाम में एक क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, आज़ाद हिंद फौज 1942, पाकिस्तान 1943, सी राजगोपाल जी फार्मूला 1944,
बेबल योजना 14 जून 1945, शिमला सम्मेलन 25 से 14 जुलाई 1945, आज़ाद हिंद फौज की मुकदमा नवंबर 1945 में, नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 2023 1946 में, इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 में, कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 में, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो होता 16 अगस्त 1946 में, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में, और माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 में। ये तो इतना पार्ट 2 का क्वेश्चन था। पार्ट 3 भी जो होता है कल मिलेगा, ठीक है। जो पीसीएस में एग्जाम में एक बार बता दे रहे, नोट्स बना लीजिए आप, तैयारी आप अच्छे से करिए। आपको 50 से 60 क्वेश्चन केवल 6-7 वीडियो में आपको उपस्थित करा देंगे। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन जो होता पूछा गया सब कलेक्ट करके इसी तरह एक तरफा करके पढ़ा देंगे इकट्ठा करके, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। ठीक है, धन्यवाद।